नेक्स्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज मर्जर एंड एक्विजिशंस। इस टॉपिक के बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो दो बातें बोलूंगी। नंबर वन, ये टॉपिक आप इक्विटी पढ़ने के बाद अगर पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज काफ़ी सारे फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट अपने इक्विटी से मिलते जुलते हैं काफ़ी ज़्यादा। ओके, दूसरी बात, एक सम मर्जर से ज़रूर आता है। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा छोटा है, सम्स काफ़ी रेपिटेटिव होते हैं, ऑफ कोर्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन फिर भी टॉपिक छोटा है और सम मिनिमम 8 मार्क्स का पेपर में 1 या 2 भी आ सकता है। तो प्लीज़ आप ये जो चैप्टर है लिख लिख के आप प्लीज़ प्रैक्टिस करना। बहुत सारे सम्स दिए हुए हैं ओल्ड कोर्स प्रैक्टिस मैनुअल में, वो सारे सम्स करके जाना। जो भी पेपर में सम आएगा, देयर इज़ अ 99% प्रोबेबिलिटी दैट द सम वुड बी फ्रॉम अमंग दैट वैरायटी ओनली। बाहर से आना चांसेस कम है। एक और बात, इक्विटी वैल्यूएशन में मैंने आपको एक टॉपिक कराया है बिजनेस वैल्यूएशन का, मतलब FCFF अप्रोच जो अपने लोगों ने किया है वो अप्रोच की बात कर रही हूँ। तो आपके जो सम्स हैं सारे बिजनेस वैल्यूएशन के सम्स बोला जाता है उनको मर्जर में उन्होंने दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने ही मर्जर में दिया है, इन जनरल भी गाइस जब भी आप कभी भी मर्जर एंड एक्विजिशन का टॉपिक पढ़ोगे तो बेसिकली यू विल फर्स्ट वैल्यू the businesses, compute the should be value of the business whether it is good or bad, and then only you will decide whether to acquire or whether to merge or not. उसके पहले अपन नहीं करते। But since वो जो मॉडल्स होते हैं ना, नो ग्रोथ मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल और मल्टीपल ग्रोथ मॉडल, वो इक्विटी में पढ़ते हैं, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि साथ में ही पढ़ा देती हूँ, सो दैट कि वो अपने को टाइम नहीं जाता याद करने के लिए। ओके, बिकॉज दैट मॉडल इज बीइंग यूज्ड अगेन एंड अगेन इन द सेम चैप्टर, आई प्रेफर टीचिंग business valuation sums in the equity chapter only. But if you open the practice manual, then you will see, or maybe ICI material, the business valuation sums are aligned with the merger chapter. So doesn't matter at all, ultimately हमें सारी कुछ पढ़ना है, right? Now starting with merger and acquisition, सबसे पहली चीज, what do you call as merger and acquisition? Very straight and flat definition that when two companies come together by choice, it is called merger, and when one company tries to acquire another company either by choice or by force, it is called acquisition. इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। merger and acquisition का whole and sole purpose होता है mutual benefit, or maybe benefit what the acquirer can think for itself in terms of synergy. ये merger and acquisition हुआ। There are broadly 3 types of merger. Number 1, vertical merger, number 2, horizontal merger, and number 3, conglomerate merger. Brief करती हूँ, लिखे हुए हैं नोट्स में ऑलरेडी। वर्टिकल मर्जर वो मर्जर होता है जहाँ पे मर्जर बायर सेलर रिलेशनशिप में होता है, मतलब मैं आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ, आप मुझसे बाय करते हैं। तो अगर मैं आपके साथ मर्ज कर लूँ या आपको मैं एक्वायर कर लूँ तो क्या होगा, मेरे को कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल या मेरा कॉस्ट वाला पार्ट थोड़ा रेड्यूस होगा, बिकॉज आई विल बी एबल टू गेट अ बेनिफिट ऑन द प्रॉफिट मार्जिन पार्ट। ओके, इसको बोलते हैं वर्टिकल मर्जर। नंबर 2, हॉरिजॉन्टल मर्जर। जब आप विद इन द इंडस्ट्री किसी कंपनी को अक्वायर करते हो तो उसको हॉरिजॉन्टल मर्जर बोला जाता है। मतलब आप ये क्यों करोगे, टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। ओके, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मर्जर। नंबर 3, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर क्या होता है, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में व्हेन कंपनीज ट्राई टू acquire some non-related business, then it is called conglomerate merger. आप क्या बोलोगे मैम, ऐसा क्यों करते होंगे? आपके पास में कैश बहुत पड़ा हुआ है, सपोज आपको उस कैश को ऑफलोड करना है, या what major reason I think is that people would want to diversify in terms of risk. अगर मैं एक ही बिजनेस पे फोकस करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होता है, मेरा रिस्क बढ़ता है। अगर जब आप मेन बिजनेस से पैसे कमाते हो और अगर आप उसको अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाई करोगे तो हो सकता है जब आपका मेन बिजनेस कम चले या ना चले तब आपको पैसों की दिक्कत नहीं होगी, एंड यू विल बी डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज। सो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर इज एक्विजिशन ऑफ द नॉन रिलेटेड कंपनीज टू योर कोर बिजनेस एक्चुअली। तो ये 3 टाइप होते हैं, मैं आपको वो वाली थियोरी बोल रही हूँ जो एग्जाम में आती है। ओके, देन व्हाट आर द 2 फॉर्म्स ऑफ मर्जर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मर्जर एंड एक्विजिशन स्टार्ट करने के लिए। देयर आर ब्रॉडली 2 फॉर्म्स ऑफ मर्जर। नंबर 1, अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, अमालगमेशन पे सम्स नहीं आते फाइनेंस में, जितने भी सम्स बनते हैं मर्जर के चैप्टर में वो सारे एब्जॉर्प्शन पे बनते हैं। क्या डिफरेंस है मैं बताती हूँ।
If A and B are two companies and A and B both merge together in such a way that A and B both lose their identity and a third company C is formed, okay, then such kind of merger is called amalgamation. ब्रुक बॉन्ड इंडिया, लिप्टन इंडिया, ये दोनों बेवरेजेस में कंपनी है, दोनों मर्ज हुई और नाम हुआ ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया लिमिटेड। मतलब इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो गई और एक तीसरी आइडेंटिटी बनी जो दोनों को रिप्रेजेंट कर रही थी। दूसरा, एब्जॉर्प्शन, when A acquires B in such a manner that only B loses identity and the identity of A prevails, then such kind of merger is called absorption. अभी हाल में बहुत सारे ऐसे मर्जर हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कोटक बैंक acquired ING वैश्य बैंक, तो ING वैश्य की आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है और कोटक बैंक प्रिवेल कर रहा है। कोटक बैंक will pay or maybe the acquirer or company A will pay consideration to the shareholders of company B either in form of cash or stock or a combination of both, वो डिपेंड करता है इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग क्या है। ओके, सो दिस वाज फॉर्म्स ऑफ मर्जर। देखो मैंने आपको 3 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर दिए। एक बोला मैंने व्हाट इज मर्जर एंड एक्विजिशन, वो बात अपनी हो चुकी है ऑलरेडी। ओके, तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ये 3 टाइप्स ऑफ मर्जर बात कर लिया मैंने, एंड देन 2 फॉर्म्स ऑफ मर्जर भी बात कर लिया। जो एग्जांपल मैंने बोला है मैंने वही एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे, अलग नहीं बोला कुछ भी। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मर्जर। जब मैं बेनिफिट्स ऑफ मर्जर बोलती हूँ आप बहुत सारे बेनिफिट्स रिकॉल कर सकते हो, लेकिन अपन सारे नहीं याद करने चाहिए। कभी भी आप थियोरी जब याद करते हो ना तो सारे नहीं याद करने चाहिए, 4 या 5 मैक्सिमम याद करने चाहिए, बिकॉज आप सारे याद करोगे तो आपको एग्जाम के हॉल में एक भी याद नहीं आएगा। आप या 4 या 5 शॉर्ट याद करोगे तो आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। ओके, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द मर्जर। अभी मैंने जो बोला उसमें से अपन बेनिफिट्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन द मार्केट शेयर, नंबर 2 कॉस्ट एफिशिएंसी या इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोल सकते हैं, सिनर्जी बेनिफिट्स, देखो लिखा है यहाँ पे, सेविंग्स इन कॉस्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंक्रीज इन मार्केट शेयर एंड टैक्स बेनिफिट्स। ऑफ कोर्स फॉर एग्जांपल मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि अगर कोई फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, मतलब बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है लेकिन लॉस कर रही है, तो अगर एक्वायरर के पास में हार्ड कैश बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है जो कि टैक्सेबल है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो उस कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं और उनके लॉसेस को अपने कैश के अगेंस्ट में ऑफसेट कर सकते हैं, देयर बाय रिड्यूसिंग द टैक्स बिल। ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल बताया, ऐसे ही बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जहाँ पे मर्ज करने से टैक्स की बेनिफिट्स आती है। तो दीज आर द 4, यू कैन हैव योर अनदर सेट ऑफ 4, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। जो भी आप लिखोगे आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, तो आप एक्सप्लेन करोगे तो थोड़ा लॉजिकल और कंटेंट होना चाहिए, अपन कुछ भी वहाँ नहीं लिख सकते। ओके, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सम इक्वेशंस रिलेटेड टू मर्जर। गाइस, जब भी मैं मर्जर क्लास में पढ़ाती हूँ ना तो मैं बच्चों को थोड़े इक्वेशंस लिखाती हूँ। इतना कोई हार्ड इक्वेशंस नहीं होते, वो इक्वेशंस होते हैं वो कैलकुलेशन जो एक एनालिस्ट मर्जर होने के पहले कैलकुलेट करेगा। मर्जर जब हो जाएगा और मर्ज्ड कंपनी जब मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तो वैसे भी आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, मार्केट विल टेक केयर ऑफ दैट ऑटोमेटिकली। ओके, बट मर्ज होने के पहले कुछ कैलकुलेशंस होने बहुत ज़रूरी होते हैं, ये पता करने के लिए दैट जब ये 2 कंपनी मर्ज कर जाएगी तो इन दोनों का कंबाइंड ईपीएस क्या होगा, इनकी कंबाइंड एमपीएस क्या होगी, वेदर वी शुड बी इन्वेस्टेड इन द कंबाइंड कंपनी और नॉट, वेदर वी शुड बाय मोर शेयर्स, वी शुड होल्ड और वी शुड सेल द शेयर्स। बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं जो हमें पता करने होते हैं, राइट, एंड वी आर डूइंग द सेम कैलकुलेशंस। उन्होंने इस तरह से नहीं किया है, राइट, दे हैव नॉट फॉलोड दिस फार्मूलाज एट ऑल, बट इफ़ यू फॉलो दिस फार्मूलाज, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू कम आउट विद द आंसर्स वेरी वेरी फास्ट। ये वही कैलकुलेशंस है, मतलब अगर 2 कंपनी मर्ज हो जाएंगी तो उनका कंबाइंड ईपीएस क्या होगा, अगर 2 कंपनी मर्ज कर जाएंगी तो उनका कंबाइंड एमपीएस क्या होगा। ओके, वो कौन सी प्राइस है जिसके नीचे एक्वायरर टारगेट नहीं जाना चाहेगा, वो कौन सी प्राइस है जिससे ज़्यादा एक्वायरर पे नहीं कर सकता, एंड ऑल दोज मेनी कैलकुलेशंस एक्चुअली। ओके, तो सिंपल फॉर्मेट में डाला हुआ है, एक बार याद हो जाएगा, आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, सो लेट्स गो हेड एंड सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आ रहा है वो है पोस्ट मर्जर ईपीएस विदाउट सिनर्जी। अब ये क्या आ गया विदाउट सिनर्जी? सपोज करो कि मैं ये बोलती हूँ कि कंपनी ए का पैट
10 लाख रुपए है और कंपनी बी का पैट 5 लाख रुपए है एज ऑफ नाउ, ओके। तो दोनों अगर मिलते हैं और कोई सिनर्जी नहीं है, मतलब उन दोनों के मर्ज होने की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट नहीं हुई, तो बोलेंगे विदाउट सिनर्जी। अगर सिनर्जी होगी तो सब में लिखेंगे सिनर्जी इन प्रॉफिट्स, ओके, और सेविंग्स पर एनम समथिंग वो लिखेंगे वहाँ पे। अगर नहीं लिखा है तो वी आर अज्यूमिंग दैट कि वहाँ पे मेंशन नहीं है और अपन को इग्नोर करना है, ओके। तो 10 लाख प्लस 5 लाख कंबाइंड हो गई दोनों कंपनी, तो दोनों का पैट भी कंबाइंड हो गया। पैट, टोटल पैट डिवाइड बाय न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। क्यों न्यू नंबर ऑफ शेयर्स? बिकॉज एज वी डिस्कस्ड दैट कंपनी ए कंपनी बी को अक्वायर करेगी, ओके। तो दो तरह से अक्वायर कर सकती है, या तो कैश में देंगे या फिर उनको अपने शेयर्स इशू करेंगे, मतलब एक्विजिशन थ्रू स्टॉक और इक्विटी। तो गाइज जब सपोज करो कि मैं एक्वायरर हूँ और आप टारगेट हो, राइट, तो अज्यूम करो कि आपकी मार्केट में वैल्यू चल रही है एज ऑफ टुडे ₹1 लाख, अज्यूम करना, ओके। और मार्केट में आपके स्टॉक की प्राइस चल रही है 100 रुपये, ओके। तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? आप बी हो, मतलब आप टारगेट हो। सो 1 लाख डिवाइड बाय 100, आपके मार्केट में 1000 शेयर्स हैं, ओके। तो आपका वैल्यू है 1 लाख रुपया और आपके मार्केट में शेयर्स हैं 1000, एंड दैट टू एट द प्राइस ऑफ ₹100। ये आपका हुआ डेटा। नाउ मेरा डेटा, मुझे आपको 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है। क्यों? बिकॉज आपकी वैल्यू 1 लाख रुपए मार्केट में है और मैं वो देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं पेमेंट करना चाहती हूँ अपने स्टॉक्स के थ्रू, और मेरे स्टॉक की वैल्यू मार्केट में चल रही है 200 रुपये, ओके। यानी कि 1 लाख रुपया जो मुझे आपको पे करना है, तो या तो मैं कैश में पे कर दूँ तो बात खत्म हो गई, लेकिन मुझे कैश में नहीं पे करना, मुझे स्टॉक्स के थ्रू पे करना है। तो 1 लाख रुपए डिवाइड बाय 200 करते हो तो 500 शेयर्स आते हैं। मतलब अगर मैंने आपके शेयर होल्डर्स को 500 शेयर खुद के इश्यू कर दिया जहाँ पे हर की वैल्यू 200 रुपये है, तो 1 लाख रुपए की पेमेंट हो गई, ओके। तो बेसिकली एक्सचेंज रेशियो यहाँ पे क्या हुआ, उसको आप 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको लिख के दिखाऊंगी, पहले आप सुन लो। उसको आप 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आप कैलसी चलाओ प्लीज़। तो अगर कैलसी चलाते हो तो आपको 2 तरीके से 0.5 लाना है। कैसे, मैं बताती हूँ। MPS ऑफ B बाय MPS ऑफ A। तो MPS ऑफ B है 100 रुपया और MPS ऑफ A है 200 रुपया। तो 100 डिवाइड बाय 200 विल गिव यू 0.5। एक और तरीका है, और वो ये है कि आपके 1000 शेयर्स के बदले में मैं आपको अपने 500 शेयर दे रही हूँ, तो 500 डिवाइड बाय 1000 विल अगेन गिव यू 0.5। आप कैसे भी लो गाइस, इट इज़ वन एंड द सेम। मैंने आपको ये कैलकुलेशन इसलिए बताई सो दैट कि जब आप पढ़ते हो मर्जर, आई एम अज्यूमिंग सबका पढ़ा हुआ एटलीस्ट एक बार, तो आप फॉर्मूलाज पे जाते हो, MPS ऑफ B बाय MPS ऑफ A, वो आप याद करते हो। क्यों वो करते हैं आप, मैं वो बता रही थी। दैट बेसिकली आपको 1 लाख रुपए की मुझे पेमेंट करनी है, और वो 1 लाख की पेमेंट करूंगी मैं अपने शेयर्स से, जहां मेरे शेयर्स की वैल्यू चल रही है ₹200। तो आप 1 लाख को, अगर आप कैसे चलाना चाहिए आपको, 1 लाख को अगर 200 से आप डिवाइड करते हो तो वो आता है 500 शेयर। मतलब आपके 1000 शेयर के बदले मैं देने वाली हूँ आपको अपने 500, एंड दैट इज़ वाई द एक्सचेंज रेशियो विल बी 0.5। मतलब आपको 1000 के बदले 500 मिले तो 0.5 का एक्सचेंज रेशियो आया। इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी, तो इजी तरीका है MPS ऑफ B बाय MPS ऑफ A, ओके। तो एग्जाम्पल अपना EPS का चल रहा था। तो मान लो कि 15 लाख का पैट है, अज्यूम करो 15 लाख का पैट है, तो वो जो 15 लाख का पैट है डिवाइडेड बाय न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, न्यू मतलब NA, ए के खुद के शेयर्स वो तो एज इट इज पड़े हुए हैं, प्लस NB इंटू ER। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, NB इंटू ER। NB कितने हैं, NB शेयर्स 1 लाख की वैल्यू थी ना, तो 100 कितना हो गया, 1000 शेयर से, और एक्सचेंज रेशियो कितना है 0.5, तो कितना हो गया 500 शेयर हो गए। तो NA के खुद के शेयर्स और 500 न्यू शेयर्स जो उसने B को अक्वायर करने के लिए इशू किए हैं, आप जब उससे डिवाइड करोगे तो आपको कंबाइंड कंपनी का EPS आएगा। आर यू फाइन गाइज? एंड दैट इज हाउ द कैलकुलेशंस विल गो अहेड एवरीवेयर।
दिस वॉज विदाउट सिनर्जी, यहाँ पे सिनर्जी का कोई एलिमेंट नहीं है, पैट ऑफ ए प्लस पैट ऑफ बी दोनों को ऐड करो, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आप डिवाइड करो, बात खत्म। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पैट ऑफ ए इज अर्निंग्स ऑफ एक्वायरर, अर्निंग्स ऑफ टारगेट, नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायरर, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट एंड एक्सचेंज रेशियो। एक्सचेंज रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बताया, बट दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ MPS। वापस मैंने लिया है विथ सिनर्जी, तो विथ सिनर्जी अगर लेंगे तो पैट ऑफ ए तो आएगा ही, पैट ऑफ बी भी आएगा, बट साथ में आएगा सिनर्जी इन अर्निंग्स। कैसे? कंपनी ए का पैट है 10 लाख मर्जर के पहले, कंपनी बी का पैट है 5 लाख मर्जर के पहले, एंड अगर ये दोनों कंपनी साथ में आए तो इनको 2 लाख की एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होगी बिकॉज ऑफ द सिनर्जी। अगर ऐसा सम में दिया है तो वो यहाँ पे ऐड होगा, डिनोमिनेटर विल डेफिनेटली रिमेन द सेम बट यू विल गेट अ हायर EPS। देन पोस्ट मर्जर MPS, तो पोस्ट मर्जर EPS इंटू PE रेशियो, इस पर डिस्कशन आनी चाहिए। PE रेशियो, ये PE रेशियो कौन सा यूज होगा, अक्वायरर का, टारगेट का या कंबाइंड? अगर सम के अंदर में उन्होंने कंबाइंड PE रेशियो दिया हुआ है तो आप कंबाइंड यूज करोगे, और अगर कंबाइंड नहीं दिया हुआ है तो आप टारगेट का कभी भी यूज नहीं करोगे, आप हमेशा अक्वायरर का यूज करोगे। क्यों? बिकॉज मर्जर होने के बाद टारगेट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी, वो चला जाएगा, जो भी प्रिवेल करेगा वो प्रिवेल करेगा अक्वायरर। इसलिए बाय डिफॉल्ट यू विल अप्लाई द अक्वायरर्स PE टू कंप्यूट पोस्ट मर्जर MPS। इस टॉपिक पे मैं आपको और डिस्कशन लेने वाली हूँ विथ क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन आई कम टू दैट क्वेश्चन विल डिस्कस ऑल द मोर। फिलहाल के लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैंने यहाँ लिखा भी है, इफ PE रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन इज प्रोवाइडेड वी यूज द सेम फॉर कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द मर्ज फर्म। इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड देन PE रेशियो ऑफ द अक्वायरर शुड बी अप्लाइड। नाउ आपने देखा, आपने एक पोस्ट मर्जर MPS के लिए एक तो ये वाली इक्वेशन है, राइट? मैंने एक और यहाँ पे ले रखा है, ध्यान देना प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट मर्जर MPS विदाउट सिनर्जी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, VA प्लस VB डिवाइड बाय NA प्लस NB इंटू ER। ये यहाँ पे वैल्यू ऑफ कंपनी A एंड वैल्यू ऑफ कंपनी B, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी A एंड प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी B डिवाइडेड बाय द न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। NA का शेयर्स सेम रहेगा, टारगेट के नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होंगे, टारगेट के खुद के तो रहेंगे नहीं, बट अक्वायरर से उनको जो मिले हैं वो डिनोमिनेटर में अक्वायरर के शेयर्स के साथ ऐड हो जाएगा। आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि मैम ये वाला फॉर्मूला हम लोग कब लगाएंगे, मतलब ये वाला कब लगाएंगे और ये वाला हम कब लगाएंगे? ये आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा बिकॉज सम आपको खुद ब खुद हिंट देगा। जहाँ पे सम आपसे एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करवाएगा, फिर आपसे पोस्ट मर्जर EPS कैलकुलेट करवाएगा, तो नेचुरल सी बात है उस पोस्ट मर्जर EPS का आप करोगे क्या, तो उसमें PE रेशियो ऑफ द अक्वायरर या कंबाइंड लगा करके आप कैलकुलेट करोगे पोस्ट मर्जर MPS ऑफ द कंबाइंड फर्म। ओके, नाउ या ये जो वैरायटी होती है VA VB वाली, उसमें क्या होगा, बोलेंगे कंप्यूट द वैल्यू ऑफ A, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ B, फिर बोलेंगे दोनों का कंबाइन कर दो, कर दिया। अब बताओ ये दोनों अगर मिल गए तो इनकी प्राइस क्या होगी? तो क्वेश्चन आपको खुद ब खुद नेविगेट करते हुए लेके जाएगा, लेकिन दोनों भी इक्वली यूज कर सकते हैं। कुछ इम्प्लीकेशन है कि दोनों में क्या फ़र्क है और कहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, ये मैं आपको सम के साथ बताऊंगी, वरना कन्फ्यूजन डेवलप हो जाएगी, राइट? तो सेम लॉजिक से चल रहा है। सपोज करो कंपनी ए की वैल्यू मार्केट में है ₹1000 लाख, कंपनी बी की वैल्यू ₹500 लाख। अगर इनके कॉम्बिनेशन से कोई एक्स्ट्रा सिनर्जी नहीं निकल के आती है, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू में एडिशन नहीं होती है, तो दोनों में सिंपल एडिशन होगा और न्यू नंबर ऑफ शेयर से आप डिवाइड करके पोस्ट मर्जर MPS कैलकुलेट करोगे। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन शेयर होल्डर्स को बहुत पसंद आता है तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी। मतलब बोल सकते हैं सब में दैट बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन दैट देयर विल बी इंक्रीज इन वैल्यू वर्थ 200 lakhs। तो आप 1000 लाख प्लस 500 लाख प्लस 200 लाख आप ऐड करोगे तो वो न्यू वैल्यू होगी विद द ऑफ द कंबाइंड फर्म विथ सिनर्जी। मैंने वो भी लिया है यहाँ पे, यू कैन सी दैट। सम में VA VB डायरेक्टली नहीं दिया है, यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो बाय मल्टीप्लाइंग MPS विथ नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, नाउ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सचेंज रेशियो, ध्यान दीजिएगा। नाउ ये कैलकुलेट करने का बहुत सारा तरीका होता है, राइट? मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो कौन कैलकुलेट करेगा? ये कैलकुलेट करेगा अक्वायरर। मतलब क्या हुआ कि
व्हाट इज दैट एक्सचेंज रेशियो, मतलब एक्सचेंज रेशियो क्या है बेसिकली मुझे आपके हर एक शेयर के बदले मुझे अपने कितने शेयर देने पड़ेंगे, वो हुआ एक्सचेंज रेशियो। तो जितना कम होगा मेरे लिए तो उतना ज़्यादा अच्छा है, ओके। लेकिन हमेशा कम देना इज़ नॉट द चॉइस, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मैं वो कौन सा वाला रेशियो है या वो कौन सा पॉइंट है यहाँ तक जिससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती, आप कितनी भी अच्छी चीज़ हो, मैटर नहीं करता है, ओके। तो वो वाला पॉइंट है मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो। ट्रस्ट में इस पे डील्स कभी नहीं होती, ये सिर्फ ये पता लगाने के लिए होता है कि बॉस इस पॉइंट के आगे हम नहीं जा सकते वरना हम खुद बर्बाद हो जाएंगे, वो वाला पॉइंट निकाल रहे हैं। तो अक्वायरर निकालेगा मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो, टारगेट निकालेगा मिनिमम एक्सचेंज रेशियो, मतलब वो कौन सा पॉइंट है जिसके नीचे हम नहीं जा सकते, दैट इज मिनिमम एक्सचेंज रेशियो, ओके। नाउ while calculating maximum exchange ratio या minimum exchange ratio, what are the points that ये लोग सोचेंगे, ओके कि ये वाला ये कैलकुलेशन चेक करना है हमें। तो ध्यान देना, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, दैट कि गाइस मान लो कि मेरा वेल्थ, शेयर होल्डर्स का वेल्थ, ये एक अंडरलाइंग अजम्पशन होता है फाइनेंस में, दैट शेयर होल्डर, आप मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन ले, मतलब लाइक डिविडेंड का डिसीजन ले रहे हैं, कोई नया प्लांट डालने का डिसीजन ले रहे हैं, या फिर किसी कंपनी के साथ मर्ज करने का डिसीजन ले रही है मैनेजमेंट, तो ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर डिस्टर्ब हो जाए, कम हो जाए। बढ़े तो कोई बात नहीं है, सेम रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, ओके। अगर कम हुआ शेयर होल्डर्स का वेल्थ आपकी किसी भी ऐसी एक्टिविटी की वजह से, तो वो बोलेंगे दैट कि अगर बढ़ा नहीं सकते थे तो कम तो नहीं करते, ये बात होती है। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन पहले सवाल तो ये है कि मैम वेल्थ कैसे मेजर होगा? वेल्थ ऑफ एनी शेयर होल्डर वुड बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द एमपीएस। मतलब अगर जो एग्जाम्पल मैं ऊपर ले रही थी, अज्यूम करो कंपनी ए का प्रेजेंट स्टॉक प्राइस 200 रुपया है, तो शेयर होल्डर क्या बोलेगा कि आप 200 से ज़्यादा मत करना, 200 से कम भी मत करना, यानी 200 आपका थ्रेशोल्ड हो गया, आप उसके नीचे नहीं जा सकते। अगर उससे आप नीचे आंसर लाओगे तो सामने वाले को, शेयर होल्डर्स को नुकसान लगेगा और वो नहीं चलेगा। तो अपने क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ कि वो जो तुम्हें आंसर चाहिए 200, वो आंसर में बिठा दो आप, ओके। पैट ऑफ ए का डेटा रखो, ए कांस्टेंट से आप चेंज नहीं कर सकते, पैट ऑफ बी भी कांस्टेंट है, एन ए भी कांस्टेंट है, आप वो चेंज नहीं कर सकते, एन बी भी कांस्टेंट है, एंड पी ई रेशियो जो बिठाना चाहते हो, जो सब में दिया वो बिठाएंगे। व्हाट यू कैन डू गाइज, यू कैन कैलकुलेट ई आर, मतलब आप सारी चीज़ों को रखो, ई आर को मत रखो, 200 को आंसर में रख दो और इक्वेशन को आप सॉल्व करो। अगर सपोज करो कि ई आर फॉर एग्जाम्पल 0.5 आता है, तो आप क्या बोलोगे, अपन किसी भी हालत में 0.5 से ज़्यादा टारगेट को नहीं दे सकते। मतलब क्या हुआ, उनके हर एक शेयर के बदले हम अपना आधा शेयर दे सकते हैं, या फिर उनके 2 शेयर के बदले हम अपना 1 शेयर दे सकते हैं। उससे ज़्यादा दिया तो हमारा खुद का, हमारे शेयर होल्डर्स का वेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगा। आप खुद ही कॉमन सेंस अप्लाई करो ना, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे ये 0.5 लाने से ये 200 होता है, एमपीएस ऑफ ए बात कर रही हूँ, राइट। तो अगर आप 0.5 को 0.75 करोगे और आरएचएस को आप सॉल्व करोगे बाकी सारा डेटा लगा के, तो 0.75 जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, एंड छोटा इस तरह से हो जाएगा कि वैल्यू 200 से कम आएगी, ओके। तो 0.5 इज द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो अक्वायरर कैन अफोर्ड टू पे, मतलब टारगेट के 2 शेयर के बदले अपना 1 शेयर से ज़्यादा अक्वायरर पे नहीं कर सकता। उससे ज़्यादा पे किया तो उनके खुद के शेयर होल्डर्स का वेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन बिलीव मी, डील 0.5 पे कभी नहीं होगी, कोई अपना यहाँ तक नहीं देता, जो भी होगी 0.5 से नीचे होगी। सिमिलरली मिनिमम एक्सचेंज रेशियो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टारगेट का प्राइस आप यहाँ पे रखो, ओके। एमपीएस ऑफ बी
पैट ऑफ ए प्लस पैट ऑफ बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी इंटू ई आर। ये आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। अब देखो यहाँ पे एम पी एस ऑफ बी पैट ऑफ ए प्लस पैट ऑफ बी द होल डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी इंटू ई आर। ओके, नाउ इंटू पी ई रेशियो, करेक्ट ना? ये है पोस्ट मर्जर ई पी एस एंड पोस्ट मर्जर ई पी एस इंटू पी ई रेशियो विल गिव यू पोस्ट मर्जर एम पी एस। तो मैंने एम पी एस ऑफ बी मतलब बी का सपोज 100 रुपया था शायद प्राइस, वो 100 रुपया मैंने आंसर में लगा दिया, राइट? और अगर मैं इसमें इंटू एन बी कर दूं तो क्या मिलेगा? प्री मर्जर वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी बी, वो मैंने आंसर में पहले से फिक्स कर रखा है। राइट हैंड साइड में मैंने क्या किया? पोस्ट मर्जर का डेटा लिया और ई आर को आप साइलेंट कर दो। ओके, लेकिन आपको पता है एक बात, ये आप ई आर यहाँ पे जो रखा है आपने, ये तो अपने को सॉल्व करना है, लेकिन बताऊँ यहाँ पे एक और ई आर आता है, एक और ई आर आता है और एन बी भी आता है, राइट? तो जब मैं एम पी एस ऑफ बी इंटू एन बी करती हूँ तो प्री मर्जर प्राइस ऑफ कंपनी बी मल्टीप्लाइड विद द प्री मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स जब आप करोगे तो वो एक शेयर का नहीं, पूरा का पूरा वेल्थ आपने कैलकुलेट कर लिया, राइट? नाउ सेम सिंक में मैथमेटिकली पोस्ट मर्जर एमपीएस आपने निकाला यहाँ तक, ओके, यहाँ तक, तो ये एक शेयर का हुआ, ये इतना एक शेयर का हुआ, राइट ना? अब जब आप अगर सिर्फ आप एनबी लेते हो तो यू नो क्या होगा? वो गलत हो जाएगा। क्यों? मर्जर के पहले इसके पास थे एनबी नंबर ऑफ शेयर्स, मर्जर होने के बाद एनबी नहीं है, इनको एनबी के बदले मिला है एनबी इंटू ई आर। इनके पास अब मर्जर होने के बाद इनके पास एनबी नहीं है, इनको मिला है एनबी इंटू ई आर। किसका? अक्वायरर का। ओके, तो नेचुरल सी बात है, अगर मैं ये एनबी और ये वाला एनबी कैंसिल कर दूं तो सिर्फ ई आर बच जाएगा। ध्यान रखना, अक्वायरर के फॉर्मूला में ये ई आर नहीं था, क्योंकि acquirers pre-merger number of shares and post-merger number of shares will remain the same. दो शेयर होल्डर्स हैं, अक्वायरर के और टारगेट के। अगर कोई बंदा अक्वायरर कंपनी के अंदर शेयर होल्ड करता है तो उसके शेयर्स पहले और बाद में सेम रहेंगे, मर्जर से कोई इफेक्ट नहीं आना है। लेकिन टारगेट के जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर उनके पास में प्री मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स एनबी थे तो मर्जर होने के बाद एनबी नहीं रहेंगे, वो हो जाएंगे एनबी इंटू ई आर। वो जो प्री मर्जर एनबी था वो बी के शेयर्स थे, एनबी इंटू ई आर वो शेयर्स हैं जो ए ने बी को इशू किया है इन ल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। सो एनबी गेट्स कैंसल डाउन एंड दैट इज वाई वन एक्स्ट्रा ई आर विल बी विजिबल while calculating minimum exchange ratio. Please guys, I hope you understood this part. आप देखो यहाँ पे इंटू एन बी अगर लिखना चाहोगे तो आप दोनों तरफ लिख सकते हो। देखो यहाँ पे इंटू एन बी तो वेल्थ होगा इंटू एन बी, एंड वॉट यू कैन डू, यू कैन कैंसिल इट आउट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये कैंसिल कर दो आप, तो आपका बच जाएगा खाली ई आर। आई होप गाइज यू अंडरस्टूड ऑल दिस। ओके, आई हैव टू रश थ्रू बिकॉज मर्जर के चैप्टर के लिए हमने रिलेटिवली कम टाइम दिया है, बट ब्रॉडली सारी बातें करूँगी। लिखा भी है मैंने, द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए बिफोर एंड आफ्टर रिमेन्स द सेम, but the number of shares of B before and after does not remain the same. Before merger it is NB, but after merger it is NB into ER. I hope it is very very visible to you, है ना? आगे बढ़ते हैं अपन। एक चीज़ और जो मुझे बताना था आपको वो ये है, ध्यान देना। ओके, बेसिस लिख लो प्लीज। बेसिस of computing exchange ratio, basis of calculating exchange ratio. Okay, now here आप exchange ratio क्या है guys? आप सामने वाले को जो ऑफर कर रहे हो, अक्वायरर बी को ऑफर कर रहा है, किस बेसिस पे ऑफ़र करेगा? उसकी क्वालिटी को देके ऑफ़र करेगा। अगर सामने वाले की क्वालिटी अच्छी है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, आपका एक्सचेंज रेशियो ज़्यादा होगा, मतलब उसके हर एक शेयर के बदले आप अपना
परसेंटेज ज़्यादा दोगे, राइट? तो क्वालिटी किस स्केल पे मेजर करी जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी है, अगर बिजनेस है, तो मेजर करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं स्टैंडर्ड इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल, एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है कंपनी का प्राइस क्या है, उससे हमें पता चलता है कि कंपनी मार्केट में क्या ब्रांड, क्या वैल्यू होल्ड करती है, कंपनी का ईपीएस कितना है, मतलब कंपनी पर शेयर कितना कमाती है, कंपनी का बुक वैल्यू क्या है, कंपनी की बुक की साइज क्या है। दीज आर द स्टैंडर्ड पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू विल, आप आंकोगे, आप ये डिसाइड करोगे कंपनी अच्छी है कि कंपनी बुरी है। ओके, ब्रॉड ये तीन तो मैंने बोला आपको, एमपीएस, ईपीएस एंड बुक वैल्यू पर शेयर। बट मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है किसी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए कुछ और भी पैरामीटर्स लिए जा सकते हैं, तो वो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ शर्त ये है कि वो जो बेसिस होगा वो उस इंडस्ट्री में एक्सेप्टेड होना चाहिए। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये है you will calculate exchange ratio on the basis of EPS by writing EPS of B by EPS of A, MPS of B by MPS of A, book value per share of B by book value per share of A। क्यों B ऊपर और क्यों A नीचे? वो सबसे बड़ा डाउट है। वो इसलिए कि आप अज्यूम करते हो कि जब भी कोई कंपनी अक्वायर करेगी दूसरी कंपनी को, तो कंपनी ए जो कि अक्वायरर है वो कंपनी बी से बड़ी होगी। ओके, तो खुद के कम शेयर्स देने से भी ज़्यादा वैल्यू चली जाएगी। आई होप यू गॉट फॉर द लाइक वन शॉट, आई एम श्योर यू वुड हैव गॉटन। अगर 1 लाख रुपए का पेमेंट करना था और कंपनी ए की स्टॉक की प्राइस 200 रुपये थी, तो 1 लाख रुपए तो पे करना है। ओके, तो 1 लाख, उनके 1000 शेयर 1 लाख रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अपन तो अपने 500 देने से 1 लाख की पेमेंट हो रही है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब आप 100 डिवाइड ऑफ 200 करोगे तो 0.5 आएगा। ऑब्वियस ही बात है, वी आर अज्यूमिंग दैट company A is better than company B, and that is why always you will use the equation B by A, but कभी कभार it will be A by B also। Why I tell you, जब आप रेवेन्यू मॉडल पे वर्क करोगे, फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू मॉडल किसको बोलेंगे? एमपीएस, ईपीएस, बुक वैल्यू, सेल्स, ये रेवेन्यू फिगर्स हैं। मतलब मैं रेवेन्यू वर्ड आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो। मैं रेवेन्यू क्यों बोल रही हूँ? इनके बढ़ने से हमें अच्छा लगता है। मतलब वी वुड वांट एमपीएस टू इंक्रीज, वी वुड वांट ईपीएस टू इंक्रीज, वी वुड वांट बुक वैल्यू टू इंक्रीज, वी वुड वांट सेल्स टू इंक्रीज, एंड दैट इज वाई बी बाई ए। अगर आप एक्सचेंज रेशियो कॉस्ट आइटम पे निकाल रहे हो तो वो बी बाई ए नहीं होगा, वो ए बाई बी होगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि टारगेट का कॉस्ट और अक्वायरर के कॉस्ट में फ़र्क होगा। टारगेट का कॉस्ट रिलेटिवली ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी, और ए का कॉस्ट कम होगा। तो अगर आप बी बाई ए लोगे तो क्या होगा आपको पता है? ए को, बी को उसकी खराबी के लिए ज़्यादा शेयर देने पड़ेंगे। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड दैट इज़ वाई वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग एक्सचेंज रेशियोज बेस्ड ऑन रेवेन्यू आइटम, जिसके बढ़ने से हमें अच्छा लगे, तो बी बाई ए। अगर कॉस्ट आइटम पे निकाल रहे हो तो इट शुड बी ए बाई बी। बी केयरफुल। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर, वी हैव नॉट रिटन देयर, ऑन द बेसिस ऑफ EPS, EPS of B by EPS of A, then on the basis of MPS, it is MPS of B by MPS of A, and on the basis of book value per share, this will BVPS of B by BVPS of A। ये तीन तो स्टैंडर्ड रहते ही रहते हैं। इसके अलावा कुछ भी वो यूनिक होगा सब में, आपको दिमाग नहीं लगाना, खाली ध्यान देना। रेवेन्यू आइटम का होगा तो आप बी बाई ए करना, और कॉस्ट आइटम होगा तो ए बाई बी करना। उससे ज़्यादा कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं अपन। एक सम करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, the following information is provided related to acquiring firm mark
एंड टारगेट कंपनी मास्क, यहाँ पे पैट दिया हुआ है ₹2000 lakhs एंड 400 lakhs। नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, रिक्वायर्ड, व्हाट इज अ स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन करेंट मार्केट प्राइसेस। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है करेंट मार्केट प्राइसेस के बेसिस पे आप स्वैप रेशियो मतलब एक्सचेंज रेशियो निकालो। ओके ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके अब करेंट मार्केट प्राइस सब में नहीं दिया हुआ है गाइस, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है आपको पैट और नंबर ऑफ शेयर्स, और यहाँ पे दिया हुआ है पैट और नंबर ऑफ शेयर्स, और दोनों का पीई रेशियो दिया हुआ है। तो अपने को चाहिए एमपीएस ऑफ बी बाय एमपीएस ऑफ ए। तो पहले अपने को एमपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, लुक एट दैट, मैंने यहाँ पे एमपीएस कैलकुलेट किया है, लेकिन उसके पहले अपने को ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पैट 2000 lakhs divided by number of shares will give you EPS of A. PE ratio of A given 10 times. आप EPS को PE रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको MPS मिलेगा, और वो आया 100 रुपीज़। सिमिलरली B के लिए PAT divided by number of shares will give you ₹4 as EPS multiplied with 5 is giving you ₹20. Now MPS of B by MPS of A will give you exchange ratio of 0.2. ओके आगे बढ़ रही हूँ मैं। पोस्ट मर्जर EPS, आगे सब में क्या बोला इन्होंने, व्हाट इज द EPS ऑफ मार्क लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। तो यू ऑलरेडी नो पैट ऑफ A प्लस पैट ऑफ B डिवाइड बाय NA प्लस NB इंटू ER। सो पैट ऑफ A ₹2000 lakhs, देखो दिया हुआ था ना यहाँ पे, पैट ऑफ B 400 lakhs, NA 200 लाख ये दिया हुआ है। और ये ध्यान देना कि एज पर द एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेटेड 0.2, इसका क्या मतलब हुआ पता है आपको, कि अगर मास्क का मतलब बी का मेरे लिए ए है और ये बी है। ओके तो ये जो 100 लाख शेयर्स हैं बी के, इसके बदले मार्क अक्वायरर अपना 100 इंटू 0.2 20 लाख शेयर्स देने वाला है to pay off the consideration in lieu of the acquisition. ओके ये बात हो रही है यहाँ पे। तो आगे बढ़ रहे हैं अपन। ये आया पोस्ट मर्जर ईपीएस निकाला हमने, बिकॉज ये 0.2 आपने ऊपर कैलकुलेट किया था, ये आया 10.91। पोस्ट मर्जर एमपीएस विल बी, मैंने आपको बोला था सम खुद ब खुद आपको नेविगेट करेगा, आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल भी। तो ₹10.91 पोस्ट मर्जर ईपीएस इंटू पीई रेशियो, कौन सा यूज़ किया है, सब में इन्होंने कंबाइंड पी रेशियो नहीं दिया है, एंड दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग बाय डिफॉल्ट एक्वायरर्स पीई रेशियो, एंड द पोस्ट मर्जर एमपीएस विल बी 109.10। नाउ सब में बोला है पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस निकालो। एक बात ध्यान देना आप मर्जर के चैप्टर में, दैट कि पोस्ट मर्जर प्राइस पर शेयर बोला ना तो 10.91, और पोस्ट मर्जर प्राइस बोल के चुप हो गया, मतलब पर शेयर अगर नहीं बोला तो समझ जाना मर्जर के बाद का मार्केट कैप मांग रहा है, वरना तो दोनों सब क्वेश्चन सेम ही हो गए ना। तो पोस्ट मर्जर मार्केट कैप या पोस्ट मर्जर प्राइस ऑफ द कंबाइंड फर्म विल बी पोस्ट मर्जर एमपीएस मल्टीप्लाइड विथ पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब मर्जर होने के बाद टोटल शेयर्स कितने होंगे NA प्लस NB इंटू ER। तो 10.91 इंटू 200 NA के A के शेयर्स है, और 100 इंटू 0.2 A B को देने वाला है, आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मार्केट कैप आएगा मर्जर के बाद का। ओके नाउ सब में बोला है कि आप वेल्थ कंपेयर करो, मर्जर के पहले लिखा है ना, कैलकुलेट गेन और लॉस फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ द 2 इंडिपेंडेंट कंपनीज आफ्टर एक्विजिशन, लिखा है यहाँ पे। तो मैं इस तरह से करती हूँ, मर्जर के पहले एमपीएस ऑफ ए इंटू NA ये दिया हुआ है, तो आया 20,000 lakhs। सिमिलरली एमपीएस ऑफ बी इंटू NB मर्जर के पहले, तो इसका वेल्थ है 2,000 lakhs। मर्जर के बाद होगा पोस्ट मर्जर एमपीएस इंटू NA, मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, दैट ए का मर्जर के पहले के शेयर्स और मर्जर के बाद के शेयर्स नहीं बदलेंगे, तो वो सेम रह गया 200 lakhs। तो ये वैल्यू आई, एंड इट गॉट अ सिनर्जी ऑफ 1820 lakhs। ओके सिमिलरली यहाँ पे आएगा 109.10 इंटू 100 इंटू NB into ER, because now B does not have got NB, it has got NB into ER number of shares 2182, and the increase is 182 lakhs। मैं एक बात आपको बोलना चाह रही थी, दैट कि जब
सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा पैसा गया नहीं, तो कहाँ से ये ग्रोथ हो गई 1820 की और 182 की? आप सोच पा रहे हो कहाँ से ये ग्रोथ हुई है? मैं बताऊँ आपको कहाँ से ग्रोथ हुई है? आप ध्यान देना, जो टारगेट था ना, टारगेट का पैट था 400 लाख, ओके, और उसकी पीई रेशियो थी 5, ओके। मर्जर होने के पहले 400 लाख ऑफ पैट वॉज गेटिंग अ वैल्यूएशन ऑफ 5 टाइम्स इन द मार्केट। ध्यान दीजिएगा, राइट। जैसे ही कंपनी बी कंपनी ए के साथ में मर्ज करेगी तो इसकी जो रेप्यूटेशन है वो ए के हिसाब से लगाई जाएगी। मतलब नाउ 400 lakhs विल बी वैल्यूड एज पर 10 टाइम्स। तो आपको पता है कितने की ग्रोथ मिली? 400 इंटू 5 कितना था? 2000 लाख। लेकिन अब कितना हो गया? 400 इंटू 10 कितना हो गया? 4000 लाख की वैल्यू हो गई। मतलब 2000 लाख की ग्रोथ हुई है। और वही है ये 2000 लाख। कौन सा? ये वाला और ये वाला। आप चेक कर लो चाहो तो, आपको सेम आंसर मिलना है। तो आप ये अपन यहाँ पे पता है आपको क्या कंक्लूड करने वाले हैं? इसका ये मतलब हुआ कि जब भी आप अक्वायरर का पीई रेशियो टारगेट की अर्निंग्स को लगाओगे, वाइल कैलकुलेटिंग पैट ऑफ ए प्लस पैट ऑफ बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी इंटू ई आर, सिनर्जी तो आएगी ये वाली बाय डिफॉल्ट, given the fact that acquirers PE ratio is greater than targets PE ratio। मतलब ये भी हुआ कि जब भी acquirer का PE ratio टारगेट के PE ratio से ज़्यादा होगा तो सिनर्जी तो आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर सम में कभी कह दिया कि सिस्टम में सिनर्जी नहीं होने वाली, तो आप मुझे सोच के बताना कि acquirer का PE लगाना सही रहेगा क्या? क्योंकि जैसे ही मैं एक्वायरर का पीई लगाऊंगी, जहाँ के एक्वायरर का पीई टारगेट की पीई से बड़ा होगा तो सिनर्जी आएगी। और अगर समय ये मेंशन कर दिया कि कॉम्बिनेशन इज नॉट यील्डिंग एनी सिनर्जी, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एक्वायरर का पीई रेशियो लगाना पैट ऑफ ए प्लस पैट ऑफ बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी इंटू ई आर में एक्वायरर का पीई लगाना सही रहेगा क्या? You will think and tell me. How you will tell me? You will WhatsApp me and I will come to know whether you have understood the concept or not. Okay? मैंने इस कॉन्सेप्ट पे पूरा एक वीडियो रिकॉर्ड किया है और वो मैंने YouTube पे डाला है। अगर आप बोलोगे तो मैं उसकी लिंक मर्जर के साथ दे दूंगी, सो दैट यू कैन जस्ट क्लिक एंड सी। ये जो मैं बोला ना, मैंने, मेरे पास आज इतना समय नहीं है कि मैं सारी चीज़ें आपको पूरा डिटेल में लिख के पूरा समझा सकूं, बिकॉज मर्जर को हमने 1 ही घंटे का टाइम अलॉट किया हुआ है, राइट? तो वो बात बोल रही हूँ मैं आपको। तो अगर मैं कर पाती तो पूरा करती। आधे घंटे का एक वीडियो अपलोड किया है मैंने, जिसमें मैंने पूरी ये कैलकुलेशन आपको दिखाई है कि किस तरह से पी अप्लाई करने से चेंजेस आ जाते हैं। तो आप ये डाउट है बहुत बड़ा, आप मेरे सवाल के बारे में सोचना और अकॉर्डिंगली मुझे जवाब भी देना। आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। गाइस, मैंने एक बात आपको बोली थी दैट कि कहाँ पे पैट ऑफ ए प्लस पैट ऑफ बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी इंटू ई आर इंटू पी ई रेशियो करके पोस्ट मर्जर ई पी एस निकालोगे, और कहाँ पे वी ए प्लस वी बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी इंटू ई आर करके पोस्ट मर्जर एम पी एस निकालोगे। आपको ऊपर वाला सम देख के समझ गया? जब आपको वो बोलेगा पहले ई आर निकालो, फिर पोस्ट मर्जर ई पी एस निकालो, फिर बोलेगा प्राइस निकालो, फिर बोलेगा कंपेयर करो, तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हुआ सोल्यूशन का। एक सम में कराने वाली हूँ आपको। रादर एक बात और बोलना चाहूँगी, जो वैल्यूएशन मॉडल होता है, आपने इक्विटी में पढ़ा भी होगा, 2 होते हैं। एक होता है डीडीएम मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, और एक होता है पीई मॉडल। मतलब प्राइस निकालने के लिए 2 फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ईपीएस इंटू पीई रेशियो या फिर D1 बाई KE माइनस GC। ये अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दोनों से प्राइस आते हैं, मॉडल्स अलग अलग हैं, एक है रिलेटिव और एक है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो ऊपर जो मैंने सम किया है दैट इज पीई मॉडल बेस्ड सम्स। बिलीव मी, 90% ऑफ द सम्स इन द मर्जर चैप्टर वुड बी बेस्ड ऑन द पीई मॉडल ओनली। मैंने जानबूझ के एक सम डाला है जहाँ पे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का एप्लीकेशन आएगा एंड यू विल सी हाउ द सम विल मूव अक्रॉस। मैं सम पढ़ती हूँ आपके साथ में। The CEO of Ganga Limited is considering the acquisition of Yamuna
द बेसिक डेटा ऑफ द टू कंपनीज आर गिवन एज फॉलोज। ये सब थोड़ा मैं लिखूंगी तो आपको शायद ज़्यादा कंफर्टेबल होगा और आपको समझेगा भी ज़्यादा। ओके, मैं सम पढ़ रही हूँ आगे। और दैट्स क्वेश्चन नंबर 2. The CEO of Ganga Limited is considering the acquisition of Yamuna. The basic data of the two companies are given as follows. Number of shares दिया हुआ है 2 लाख, 1,20,000 is a number of shares of B. Ganga is A, Yamuna is B. Okay? शेयर प्राइस दोनों की दी हुई है, एक्सपेक्टेड EPS भी दोनों का दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड D1 दिया हुआ है दोनों का। द अबव डेटा अज्यूम्स 5% पर एनम ग्रोथ इन द अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स। गैस ये 5% जब मैंने देखा ना तो मुझे ये नहीं समझ में आई बात कि ये 5% किसके लिए है, गंगा के लिए है, यमुना के लिए, क्या दोनों के लिए है। आगे की लाइन से शायद हमें क्लैरिटी आएगी। हाउएवर अंडर द न्यू मैनेजमेंट द ग्रोथ विल बी 7.5% विदाउट एनी further investment. The exchange ratio of 1:3 is being considered. Find out the cost of acquisition and what is the gain from the acquisition. सब में आगे बढ़ूं उसके पहले एक चीज़ और नोट, एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज मैंने आपको अब तक नहीं बताया है, वो है कंप्यूटेशन ऑफ गेन एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वो आप प्लीज़ देख लो। कंप्यूटेशन ऑफ gain and cost of acquisition so gain will be VAB minus VA। क्या हो गया गाइज, ये VAB is the value of the combined firm minus value of the company A before merger and value of company B। जो डिफरेंस आएगा कुछ भी नहीं है, सिनर्जी हुआ ना, वो एक्स्ट्रा जो पार्ट हुआ दोनों के मर्ज होने से सिनर्जी होता है। कॉस्ट वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये डिपेंड करेगा कि हाउ द मर्जर इज हैपनिंग, कैश ऑफर और स्टॉक ऑफर। नाउ कैश ऑफर, अगर कैश ऑफर होगा ऑब्वियसली बात है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द अक्वायरर। कैश ऑफर होगा तो कॉस्ट विल बी कैश पेड एंड माइनस VB। मतलब अगर कंपनी B की वैल्यू 50 लाख रुपए है और अपने अगर 60 लाख दिए, मतलब 10 लाख का प्रीमियम दिए, तो 10 लाख मेरा कॉस्ट हो गया अगर कैश ऑफर हुआ तो। एंड स्टॉक ऑफर, अगर ये स्टॉक ऑफर है तो कैसे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट विल बी VAB इंटू एल्फा माइनस VB। ये क्या है गाइज, अब अगर स्टॉक ऑफर है सपोज करो B के पास में, तो पूरी कंपनी का कंबाइंड, पूरी कंपनी का जो कंबाइंड वैल्यू है वो है VAB। व्हाट इज अल्फा, अब गाइस आपको भी पता चल चुका है अब तक कि एक्विजिशन होने के बाद जब कंपनी A B को अक्वायर कर लेगा तो B के शेयर्स तो होंगे ही नहीं मार्केट में, राइट, कंपनी A के ही होंगे। तो उसके भी 2 हिस्से हैं ना, एक वो हिस्सा जो खुद के शेयर होल्डर्स के पास पहले से है और एक वो हिस्सा जो कंपनी A ने B के शेयर होल्डर्स को नए इशू किया है इन ऑर्डर टू अक्वायर, राइट। तो अपन उस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, सेकेंड वाला। ओके, तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कांट वी कैलकुलेट लाइक दिस, अल्फा विल बी NB इंटू ER, जो कि A ने B को दिया है, डिवाइड बाई टोटल एंड दैट इज NB इंटू ER। ओके, सो बेसिकली VAB अगर 1000 लाख की कंबाइंड कंपनी है एंड 30% ऑफ द शेयर होल्डिंग बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ B, मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आज के दिन कंपनी के पास में कंबाइंड, उसमें से 30% हिस्सा टारगेट वालों के पास में गया है, मतलब उनका परसेंटेज उतना हो गया। तो कंबाइंड कंपनी की 30% वैल्यू उनके पास रहेगी, वो वैल्यू हमने उनको दी है, राइट, माइनस जब मैंने उसको अक्वायर किया तो VB मेरे पास आया, मैं अक्वायरर हूँ, तो अगर ये पार्ट VAB इंटू अल्फा is greater than VB, that means I have paid the premium and that is my cost। ये मतलब हुआ। तो जब भी आपको कैलकुलेट करने को बोलेंगे compute the gain and the cost of acquisition, तो आपको ये ही कैलकुलेट करना है without any change। ये प्लीज़ राइट इट डाउन, इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज उसमें शीट में नहीं था, प्लीज़ आप लिख लो इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ
CE ऑफ गंगा, ये तो बात हो गई मेरी, द अबव डेटा 5% से ग्रो करेगा। हावेवर अंडर द न्यू मैनेजमेंट, न्यू मैनेजमेंट के अंदर में कौन आ रहा है? न्यू मैनेजमेंट में यमुना आ रहा है, गंगा नहीं आ रहा है, बिकॉज गंगा तो ऑलरेडी पहले से उसी मैनेजमेंट के अंदर में है, तो न्यू मैनेजमेंट में आ रहा है यमुना। तो बोल रहे हैं पहले यमुना 5% से बढ़ रहा था, अब 7.5% से बढ़ेगा विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट। मतलब विद द सेम एसेट्स Ganga's management will be able to generate higher amount of cash flows. Maybe merger के पहले Yamuna's assets were not properly and efficiently used. The exchange ratio of 1:3 is being considered. Find out the cost of acquisition and find out the gain from acquisition. ये सबको करने के पहले ना मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ थी कि कैसे निकालेंगे। अब स्टॉक ऑफर है ना, 1/3 का डेटा दिया है, राइट? तो अपने कैसे लिखेंगे? फॉर क्वेश्चन नंबर 2 अपन कैसे लिख सकते हैं? gain will be VAB माइनस VA माइनस VB, ये एक फॉर्मूला हुआ। तो VA और VB अगर निकालना है तो मैं ऐसे नहीं कर सकती। शेयर प्राइस दे रखी है, देखो आप, ये दे रखा है और ये भी दे रखा है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो VA और VB आ जाएगा, MPS ऑफ A इंटू NA एंड MPS ऑफ B इंटू NB। मुझे चाहिए VAB, कंबाइन होने के बाद की दोनों की वैल्यू वो निकालना पड़ेगा हम लोगों को, राइट? सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट लिखती हूँ तो कॉस्ट स्टॉक ऑफर का जाएगा और वो होगा VAB इंटू एल्फा माइनस VB। गाइज ऑल इन ऑल अपने को पता है कैलकुलेट क्या करना है, अपने को कैलकुलेट सिर्फ ये करना है। अगर ये हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमारा पूरा सम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अपने को कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। मैं बताती हूँ क्यों। गाइज जब कंपनी यमुना, व्हेन B विल बी एक्वायर्ड बाय A और यमुना विल बी एक्वायर्ड बाय गंगा, देन व्हाट विल हैपन कि कंपनी A की वैल्यू तो एज इट इज ही रह जाएगी। फॉर एग्जांपल कितनी वैल्यू रह जाएगी? वी कैन डू वर्बली ऑल्सो। 450 इंटू 2 lakhs, 900 lakhs रुपीज़, 900 lakhs विल बी द वैल्यू ऑफ कंपनी A और गंगा लिमिटेड। ओके, तो ये तो ए पार्ट हो गया। कंपनी बी का हमको नया वैल्यू निकालना पड़ेगा एज पर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। हमको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल लगा करके कंपनी बी की नई वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जहाँ पे हमको 5% की जगह 7.5% और इंस्टेड ऑफ 5% we have to use 7.5% to compute the new value of Yamuna, that is by D1 by KE minus GC। तो आपको पता है एक बात कि GC जो होगा ना, अब वो 0.075 या 7.5% होगा। तो आपको नहीं लगता कि जब कोई कंपनी ज़्यादा रेट से ग्रो करेगी तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, बिकॉज कैश फ्लोज ज़्यादा रेट से बढ़ रहे हैं ना, तो डिस्काउंटेड वैल्यू भी ज़्यादा होगी। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं आएगा, कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। आपको मैं दिखाती हूँ सोल्यूशन में, मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं यहाँ पे। अब मैं जस्ट आपको एक चीज़ बता रही थी कि फॉर्मूला अपना यूज़ होने वाला है P0 D1 by KE minus GC। ओके, so D1 is what? Expected DPS। ओके, अब एक्सपेक्टेड में सपोज करो कि D0 की वैल्यू नहीं दे रखी। आई होप यू आर डन विद इक्विटी, राइट? D0 की वैल्यू अगर होती तो हम प्लस 7.5% करते। इन्होंने D0 नहीं दे करके इन्होंने एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया, मतलब D1 ही दिया इन्होंने। तो गाइस अगर इन्होंने D1 दिया है 5.25 का, आई एम टॉकिंग अबाउट यमुना, तो आपको नहीं लगता कि 5.25 में 5% का ग्रोथ है? ओके, तो हमको वो चीज़ पहले नलीफाई करनी पड़ेगी और नलीफाई करने के बाद D0 निकालना पड़ेगा और उसमें 7.5 लगाना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम आ गई, ये इसके लिए GC 7.5 और सब में KE भी नहीं दिया हुआ है, तो KE भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ लुक एट दैट, नाउ D1 इज 5.25, सो D0 1 प्लस G okay, so D0 1.05 is equal to 5.25। okay, अब मैं क्या करती हूँ, D0 निकालती हूँ, तो 5.25 डिवाइड बाई 1.05 विल गिव यू 5। अब मैं क्या करूँगी, न्यू D1,
ओके, न्यू D1 विल बी 5 इंटू 1.075। आप खुद ही सोचो कि 5 को आप 5% से अगर बढ़ाते हो ज़िंदगी भर तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, कि 5 को 7.5% से बढ़ाओगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगी। ऑफ कोर्स इट इज़ अ कॉमन सेंस ओनली। तो ये एक चीज़ हो गई, राइट। तो वी कैन राइट डाउन 5 प्लस 7.5% विल गिव यू 5.375, ये दिया हुआ है। नाउ एक प्रॉब्लम और आ रही है, के ई नहीं दिया हुआ है सम में। तो के ई अपन एक काम कर सकते हैं, वी कैन कंप्यूट के ई, कंप्यूटेशन ऑफ के ई। हाउ? के ई इज इक्वल टू D1 बाय P0 प्लस जी। मैं क्या करती हूँ, मैं अज्यूम करती हूँ, क्या अज्यूम करती हूँ, मैं ये अज्यूम करती हूँ कि के ई क्या होता है गाइस, पहले वो बताओ ना, के ई क्या होता है। के इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो सम में अगर कोई डेटा या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है तो मैं क्या अज्यूम करूं, मेरे को तो यही अज्यूम करना पड़ेगा ना कि शेयर होल्डर्स जितना मर्जर के पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे, मर्जर के बाद भी उतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज अपनी मर्जी से मैं चेंज नहीं कर सकती वो कुछ भी, क्योंकि मुझे के ई तो लगेगा ही न्यू वैल्यू निकालने के लिए, और के ई दिया नहीं है। अगर दिया होता तो मैं वो वाला लगा लेती, लेकिन नहीं दिया है तो मैं क्या करती हूँ कि जो एग्जिस्टिंग सेट ऑफ डेटा है, सेट का मतलब हुआ 5% ग्रोथ के साथ वाला, 5 रुपीज़ D0, देन 5% ग्रोथ, एंड प्राइस जो दे रखी है 100 रुपया यमुना की। मतलब मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि ये जो 100 रुपये की वैल्यू निकली हुई है ये 5% के ग्रोथ के हिसाब की वैल्यू है। तो अपने 100 को बैक कैलकुलेट करते हैं एग्जिस्टिंग डेटा से, तो के ई निकल आएगा, देखो आप। सो के ई विल बी इक्वल टू 5.25 डिवाइड बाय 100 प्लस 0.05। Okay, so 5.25 divided by 100 plus 0.05 into 100 will give you what? 10.25%. अब आप बोलोगे मैम क्या आपका ये वाली के ई लगाना न्यू वैल्यू निकालने के लिए सही है क्या? ये तो पुराना सेट ऑफ डेटा है, मैं कुछ कर भी नहीं सकती ना, सब में कुछ दिया ही नहीं है। तो मैं अज्यूम करके चल रही हूँ दैट रिस्क ऑफ द शेयर होल्डर्स बिफोर एंड आफ्टर रिमेन्स द सेम, and on that basis we can calculate 10.25%. ओके, आगे बढ़ते हैं अपन, and let us see what happens now. अभी सम में मैंने लिखा हुआ है, द सम मेंशंस एक्सपेक्टेड डिविडेंड विच रिप्रेजेंट्स 5% ग्रोथ फॉर यमुना, सिंस के ई इज नॉट प्रोवाइडेड इन द सम वी नीड टू बैक कैलकुलेट। मैंने अब भी करके दिखाया आपको, यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा, द डेटा प्रोवाइडेड conforms to dividend discount model and hence we would use the same to compute the value of Yamuna with a growth of 7.5. मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ मैंने दिखा दी आपको, you've already seen this and you will see the same calculation here. Now we will use the new D1 and the KE with the new GC to compute the new value. आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, जिस स्टॉक की वैल्यू 100 रुपये थी वो स्टॉक की वैल्यू अब हो गई 195.45 simply by increasing the growth rate from 5 to 7.5%. मतलब अगर यमुना गंगा के साथ मर्ज हुआ तो उसकी स्टॉक, उसकी जो वैल्यू है वो 100 नहीं होगी, वो 195.45 होगी। और इन अदर वर्ड्स 100 इंटू 1.2 lakhs वैल्यू ऑफ द कंपनी नहीं होगा। पहले कंपनी की वैल्यू थी 120 लाख, अब वैल्यू होगी 195.45 इंटू 1.2 lakhs विच इज 234.54 lakhs। इसका मतलब ये हुआ जिस कंपनी की वैल्यू 120 lakhs थी उसी कंपनी की वैल्यू हो जाएगी अब 234.54 lakhs। तो 234.54 lakhs minus 120 lakhs is a total synergy generated because of the merger of Ganga and Yamuna। और ये दोनों, ये जो डिफरेंस होगा ये अकेला यमुना के पास नहीं रहेगा, ये गंगा और यमुना दोनों आपस में बांटेंगे, बिकॉज ये सिनर्जी, ये इंक्रीज यमुना के खुद की वजह से नहीं आया, ये गंगा की बेटर मैनेजमेंट की वजह से आएगा। ओके, तो ये चीज़ बोल रही थी मैं आपको। लुक एट दैट, सो द वैल्यू VA and value 195.45 multiplied with this 195.45 into 1.2 will give you 234.54 divided by the new number of shares will give you 472. Okay, now 472 को आप शेयर से, पोस्ट मर्जर शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको VA भी मिल जाएगा। यू नाउ बेटर नो हाउ टू कैलकुलेट। आपने कॉस्ट निकाला और आपने गेन भी निकाल लिया, यू जस्ट यूजिंग द फॉर्मूला ओनली। एक चीज़, ये कैलकुलेशन तो क्योंकि आपके पास बुक है तो मैं इतनी टेंशन नहीं ले रही हूँ कि आपको कैसे करोगे, मैंने समझाया है आपको।
एक बात क्या बोलना चाह रही थी मैं आपको, एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आपका सम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पे बेस्ड होगा तो आपका जो पोस्ट मर्जर ईपीएस इंटू पी रेशियो वाले जो कैलकुलेशन का जो लीनिएज है वो नहीं आएगा, आपका वी ए प्लस वी बी वाला ही आएगा, क्योंकि आप वैल्यू डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के हिसाब से निकालोगे या तो ए का या तो बी का या दोनों का। ओके और दोनों को निकाल के जब आप टोटल करोगे तो आपको वी ए प्लस वी बी मॉडल से ही जाना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट कम्प्लीटली। ओके नाउ एक सम और यही फॉर्मूला पे वी ए बी माइनस वी बी एंड कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफर वी ए बी इंटू अल्फा माइनस वी बी वाले मेथड पे ही एक सम और डाला है, बिकॉज मुझे इंस्टीट्यूट के सम से इसमें ज़्यादा नज़र नहीं आए, तो मुझे लगा कि मैं इस पर ही ज़्यादा थोड़ा फोकस, जो भी टाइम है मेरे पास मैं इस पर ही फोकस कर लेती हूँ, सो दैट कि यू विल गेट समथिंग इंक्रीमेंटल। Very very simple sum. Vishakha Limited is considering the acquisition of Parsarthi. The values of two firms as separate entities are 11 million and 5 million. Believe me, value का मतलब हुआ VA and of A and value of company B. The combined business will result in a cash synergy gain of 0.70 million annually for perpetuity. Guys, इसका क्या मतलब हुआ? मैं VA में मतलब 11 मिलियन में और 5 मिलियन में क्या मैं ये 0.7 ऐड कर सकती हूँ? नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? आपको पता है कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपने इक्विटी में पढ़ा होगा, मैंने बोला है कि नहीं बोला है वहाँ पे मुझे याद नहीं, बट मैं अभी ज़रूर बोलूँगी। ये जो जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं लाइक डिविडेंड, FCFF, FCFE, EBIT, पैट, ये पर एनम होता है। ओके वैल्यू VOF, VOE, देन P0, ये सारे वैल्यूज़ होते हैं। अब जब आप सारे डिविडेंड्स को, सारे ऑल ऑफ देम जब आप डिस्काउंट करते हो तो आपको P0 मिलता है, जब आप सारे FCFF को डिस्काउंट करते हो तो आपको VOF मिलता है। ओके तो फ़र्क है दोनों में। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि 11 मिलियन वैल्यू है ए की और 5 मिलियन वैल्यू है बी की, और ये कॉम्बिनेशन अगर हुआ तो ये कंपनी 0.70 मिलियन का कैश सिनर्जी गेन एनुअली। समझा आपको? तो मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि 11 और 5 वैल्यूज़ हैं और 0.7 आपका लाइक पैट, लाइक डिविडेंड वैल्यू है, आप ऐड नहीं कर सकते, आपको 0.7 को वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और समय क्या बोला है? इट विल कीप ऑन, मतलब 0.7 मिलियन का कैश फ्लो सिनर्जी गेन परपेचुअली जिंदगी भर आता रहेगा। ओके तो परपेचुअलिटी का फॉर्मूला लगाना है D1/KE, सो 0.7 डिवाइड बाय 0.1 ये दिया हुआ है आपको, तो 7 मिलियन आएगा, यानी VAB होगा 11 + 5 + 7, VA + VB प्लस सिनर्जी इन वैल्यू। ओके सब में बोला है द परचेज कंसिडरेशन कैन बी पेड ईदर इन कैश of 14 million और 48% ऑफ पोस्ट मर्जर शेयर्स ऑफ विशाखा। आपको पता है 48% क्या? ये अल्फा है आपका। सब में क्या निकालना है? व्हाट इज द गेन फ्रॉम मर्जर। तो बेसिकली गाइज यू विल कन्वर्ट दिस डेटा इनटू सही, तो ये VAB हो गया, तो VAB कितना हो गया आपका? 11 + 5 + 7, so 11 + 5 + 7 will give you what? 23, 23 माइनस इंडिविजुअल डेटा देन। ओके तो यहाँ पे आएगा 7 मिलियन। वैसे भी तो कैलकुलेटेड ही था, यहाँ पे अलग से निकालना नहीं था, बट फॉर्मूला में अगर जाना है तो कर सकते हैं ना। 23 मिलियन माइनस 11 माइनस 5 इज गिविंग यू 7 मिलियन। कॉस्ट ऑफ कैश ऑफर, तो कैश कितना पे कर रहे हैं? 14 मिलियन, और VB कितना है? तो 9 मिलियन इज द कॉस्ट अगर आप कैश ऑफर करते हो तो, और 23 मिलियन का 48% B का है, टारगेट का है, और चीज़ कितने की आई? 5 मिलियन की, तो अपने को कॉस्ट पड़ेगा 6.04। तो अगर अक्वायरर के परस्पेक्टिव से देखोगे तो आई थिंक द स्टॉक डील इज़ बेटर बिकॉज यू हैव टू पे रिलेटिवली लेसर। गाइस आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ एक पॉज लेकर के पूरा रिवाइज करो एंड फिर उसके साथ मेरे साथ आप वापस आगे चलो, है ना। एक और सम आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ये सम मैंने क्यों दिया है? बिकॉज आई थिंक एग्जाम में ये सम आना चाहिए, बहुत दिन से नहीं आ रहा है, मुझे भी पता नहीं कि क्यों नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल सम है वैसे तो, एंड यू नो मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपका इक्विटी अगर हुआ है तो ये बहुत सिंपल है आपके लिए।
कंपनी सर सम पढ़ती हूँ, आपको समझेगा. द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई 75,000 शेयर्स आर गिवन एंड 100 रुपीज़ की प्राइस है. एक्स का डेटा है ये, और 25,000 शेयर्स वाई के हैं और 100 रुपीज़ इसकी भी प्राइस है. कंपनी एक्स प्लान्स टू मेक एन एक्विजिशन ऑफ वाई बाई एक्सचेंज ऑफ 4 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स इन वाई. ये आपका एक्सचेंज रेशियो हो गया 4/5. द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर एक्स वाई एंड कंबाइंड एंटिटी 15, 16 एंड 14%. के ई ऑफ एक्स, के ई ऑफ वाई एंड के ई ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है सब में. क्या करना है वो देखते हैं. The cash flows EBIT 1 minus T are likely to be as follows for a period of 5 years. The terminal year cash flows are likely to grow by 5% annually from year 6 in each case. X का डेटा दिया हुआ है, Y का डेटा दिया हुआ है, और कंबाइंड अगर ये लोग हुए तो मिला के कैश फ्लोज क्या होंगे वो भी दिया हुआ है. आप देखो 15 + 4 अलग अलग है बट 20 दिया है कंबाइंड. मतलब क्या हुआ, सिनर्जी वैल्यू है, राइट. तो अपने को x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वही वैल्यू इन GS एंड वैल्यू इन GC. y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वैल्यू इन GS एंड वैल्यू इन GC, एंड सेम फॉर XY ऑल्सो. 3 times we'll have to do that. एंड तीनों केस में द वैल्यू इन GC विल बी कैलकुलेटेड एज पर 5% ओनली. सब में लिखा है इवेलुएट द प्रपोजल एंड गिव योर कमेंट्स ऑन द स्कीम ऑफ मर्जर. गाइस इसका मतलब क्या हुआ, कैसे इवेलुएट करेंगे, कैन यू थिंक अ बिट. व्हाट आई एम थिंकिंग इज दैट कि हमें पहले VX की वैल्यू निकालनी चाहिए, हमें फिर VY की वैल्यू निकालनी चाहिए, और हमें फिर VXY की वैल्यू निकालनी चाहिए. और क्या करना चाहिए, हमें वेल्थ बिफोर और वेल्थ आफ्टर करना चाहिए. वो कैसे, पहले हम VX की वैल्यू निकालेंगे तो बिफोर मर्जर वैल्यू आ गई, फिर हम VXY की वैल्यू निकालेंगे एंड पोस्ट मर्जर MPS वी कैन कैलकुलेट. दैट मीन्स वी कैन कैलकुलेट द प्री मर्जर MPS. मतलब क्या हुआ, जब आप वैल्यू ऑफ X निकालोगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स उसके करोगे तो आपको वैल्यू ऑफ X बिफोर मर्जर आएगा. जब आप वैल्यू ऑफ Y निकालोगे और उसको NY से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू ऑफ Y बिफोर मर्जर आएगा. सिमिलरली जब आप VXY निकालोगे और उसको न्यू नंबर ऑफ शेयर्स मतलब A के और B के मतलब जो इशू हुआ है वो डिवाइड करोगे तो पोस्ट मर्जर MPS आएगा. एंड आप दोनों को जब कंपेयर करोगे तो आपको वेल्थ बिफोर वेल्थ आफ्टर नजर आएगा. अगर दोनों को गेन हो रहा है तो मर्जर होगा, अगर दोनों को लॉस हो रहा है तो बिल्कुल नहीं होगा, अगर एक को भी लॉस हो रहा है तो भी नहीं होगा. तो वी हैव टू चेक आउट ऑन दैट. तो फर्स्ट कैलकुलेशन वुड बी टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ X बाय द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और फ्री कैश फ्लो अप्रोच, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से. कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू फॉर X लिमिटेड. यहाँ पे कैश फ्लोज दिया हुआ है 5 साल का, वो GS फेज हो गया नॉर्मल, और उसकी PV निकालेंगे 15% बिकॉज KE ऑफ X इज 15%. इट इज़ गिवन इन द सम ऑलरेडी, और उसकी PV निकाली तो ये वैल्यू आई है. उन्होंने बोला है दैट द कैश फ्लोज विल ग्रो एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर टिल परपेचुटी. ये जो 19 है इसको अपन बोलेंगे CF5, कैश फ्लो ऑफ ईयर 5, एंड 1 + 5% डिवाइड बाई 15 - 5. यू ऑलरेडी नो ऑल दिस एंड आई एम नॉट लाइक रिक्वायर्ड टू टेल एवरीथिंग टू यू. ये आ गया आपका VOF5 बिकॉज CF6 को आपने डिस्काउंट किया है. नाउ इसकी प्रेजेंट वैल्यू करनी पड़ेगी, ये मैंने 0.497 लिया है. ओके तो उससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 199.51 को मल्टीप्लाई करोगे, 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी. दोनों को ऐड करो, ये वैल्यू मिल जाएगी. और MPS ऑफ X मैंने क्या किया है, VOF ऑफ X डिवाइड बाई 0.75 लैक्स क्यों लिया है, उन्होंने 75,000 शेयर्स दिए हैं तो क्योंकि ऊपर की वैल्यू लैक्स में थी मैंने नीचे वाली भी कन्वर्ट करी, एंड यू गेट अ प्राइस ऑफ 206.96. ओके सेम कैलकुलेशन वी हैव डन फॉर Y ऑल्सो. कैश फ्लोज उसके भी दिए हुए हैं, उसकी KE 16 दे रखी है. आप GS की वैल्यू निकालो, GC की वैल्यू निकालो और Y की वैल्यू निकालो पर शेयर. ये भी आई एम गोइंग अ बिट फास्ट बिकॉज आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग न्यू टू टीच यू. फिर उसी तरह से आपको X और Y की कंबाइंड वैल्यू निकालनी है. बेटर होगा कि आप पॉज करके तीनों निकाल ही लो, उसके बाद आप आंसर चेक कर लो. तो ये आपने GS की वैल्यू निकाली, फिर आपने GC की वैल्यू निकाली, उसकी PV निकाली बेसिकली, और साथ में ये वैल्यू आ रही है. ये अभी तक वैल्यू में है, ये पर शेयर नहीं. देखो अब ये लैक्स लिखा हुआ है यहाँ पे. ओके अब इसको पर शेयर में डिवाइड करने के लिए अपन क्या करेंगे, VXY मतलब वैल्यू ऑफ X एंड Y कंबाइंड टुगेदर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ X प्लस नंबर ऑफ शेयर्स Y इंटू ER जो कि 4/5 दिया हुआ है आपको. ओके सो वो वैल्यू कैलकुलेट करी गई है. दिस वन लुक एट दैट, ये दिया हुआ है 263.28 अपना आंसर आया है. तो यहाँ पे वेल्थ बिफोर
206.96 ये पर शेयर है, ये सारे पर शेयर है। ओके, पर शेयर इसको फ़ायदा हो गया रुपीज़ 56.32 पर शेयर का। 220.12 इसके पहले की प्राइस थी। उसके बाद 263.28 इंटू 4/5 क्यों लिया है? बिकॉज मर्जर होने के पहले ये था इंटू NB, ये Y का वेल्थ हो गया, और मर्जर होने के बाद है NB इंटू ER। तो NB कॉमन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपैरिजन, सिर्फ ER रह गया और इसको आया है लॉस। तो 4/5 की डील Y अग्री नहीं करेगा। ओके, तो सम में वापस से उन्होंने कुछ बोला है, आप चेक करो अपने सम को। तो सम में उन्होंने क्या लिखा है, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। सम में उन्होंने लिखा है दैट इफ़ शेयर्स स्वैप एक्सचेंज रेशियो चेंज टू 4.5, मतलब उनको पता था कि ये डील वायबल नहीं है। फॉर एवरी 5 शेयर्स ऑफ Y वेदर द मर्जर स्कीम इज़ वायबल, इफ़ सो एलोकेट मर्जर गेन बिटवीन द टू कंपनीज अगेन। मतलब क्या करना पड़ेगा मैं बताऊँ आपको, VXY वो सेम रहेगा, उसको वापस से पर शेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे किया है। अगेन लुक एट हियर, हाँ ये वाला यहाँ पे देखो 4.5 लिया है, यहाँ पे ऊपर में 4 लिया था, राइट। तो वैल्यू आती है 256.53। वापस कंपेयर करेंगे तो दोनों को गेन आ रहा है। पार्ट 1 में गेन आता तो पार्ट 2 नहीं बनता क्वेश्चन में। मैं ये एक वैरायटी एग्जाम में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, दैट मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मर्जर एंड कैश फ्लो डिस्काउंटिंग का सम। सो प्लीज़ बी केयरफुल, आपको पढ़ना है अच्छे से और पूरा सॉल्व करो बैठ के, वो बहुत इजी है। तीनों को मतलब 3 सम समझ के सॉल्व करो। सिर्फ ये ध्यान देना कि पोस्ट मर्जर MPS जो निकाली है वो कैसे कैलकुलेट किया है, एंड प्लस मैंने जो यहाँ पे वैल्यू लगाई है इंटू ER, Y में वेल्थ आफ्टर जब निकालते हैं तो इंटू ER निकालते हैं पोस्ट के लिए, वो नहीं भूलना। ये भूल गए अगर तो पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। एक लास्ट सम जो मैंने देखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट सम है एंड आता भी रहता है एग्जाम में, आई एम श्योर जिन्होंने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ाई करी है उनको ये सम दे के आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा कि ये क्या है। गाइस ये सम मैंने इसलिए लिया है बिकॉज यूजुअली जो एक्सचेंज रेशियो हम निकालते हैं वो निकालते हैं MPS ऑफ B बाई MPS ऑफ A, EPS ऑफ B बाई EPS ऑफ A एंड बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ B बाई बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ A। इसमें और मैंने आपको ये भी बोला कि कोई भी दूसरा पैरामीटर लेकर के आप एक्सचेंज रेशियो निकाल सकते हो। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर वो रेवेन्यू आइटम है तो B बाई A, अगर वो कॉस्ट आइटम है तो वो होगा A बाई B। तो इस सम में कुछ रेवेन्यू आइटम है और कुछ कॉस्ट, एक आधा कॉस्ट आइटम है। तो बेसिकली काइंड ऑफ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि A by B क्यों लिया है। तो नाउ दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, लेट अस डू वन सम इन दैट कैटेगरी। बैंक R was established in 2005 and doing banking in India. The bank is facing do or die situation. There are problems of gross NPA at 40%. Guys, gross NPA is not a revenue item. ये cost part हो गया, मतलब ये खराबी है बैंक की। At 40% and CAR or capital adequacy ratio, this is a revenue item basically. At 4%, the net worth of the bank is not good. Shares are not traded regularly. Last week it was traded at ₹8 per share. Okay. RBI audit suggested that bank has neither to liquidate or to merge with other bank. Bank P is professionally managed with bank, okay, with a gross NPA of 5%. ऊपर का जो डेटा दिया है आपको वो दिया है बैंक R के लिए which has gotten spoiled as a bank, right? नीचे जो डेटा दिया है वो दिया है बैंक P के लिए which is a good bank and that good bank will acquire that bad bank, okay? तो NPA 5% कहाँ, उसका 40% था, right? It has net NPA of 0 and CAR. ग्रॉस NPA होता है सपोज 5%, नेट NPA का मतलब वो प्रोविजन फॉर डेट्स अगर आप करोगे, मतलब इसने पूरी प्रोविजनिंग करा कि इसलिए 0% आया है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 60 विच इज बेटर देन द आर बैंक। इट्स शेयर्स आर कोटेड एट 128। The board of directors of Bank P have submitted a proposal to RBI to take over Bank R on the basis of share exchange ratio. The balance sheet of both the banks are as follows. ये डेटा पूरा आपको दिया हुआ है, मैं सोल्यूशन पे चलती हूँ, बेटर होगा। सब में गाइस दिया हुआ है व्हाट इज़ द, इन्होंने रादर क्या बोला है सब में कि व्हाट इज़ द स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन अबव वेट्स, ऐसा बोला इन्होंने। ओके, सो व्हाट इज़ द स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन अबव वेट्स, मतलब आपको अपने को क्या करना है कि जितने भी ये पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्रॉस NPA, देन मार्केट प्राइस, देन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड बुक वैल्यू, चारों पे हमको निकालना पड़ेगा एक्सचेंज रेशियो। अज्यूमिंग दैट कि
कि अगर आप मेरी वैल्यूएशन करते हो और सिर्फ मेरी मार्केट प्राइस के ऊपर मेरी वैल्यूएशन करते हो तो शायद आप प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं कर रहे, आप मुझे प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं दे रहे। इससे बेटर क्या होगा, आप मेरे 3-4 पैरामीटर जो मेरे लिए रेलिवेंट है उन सबके बेसिस पे मेरी वैल्यूएशन करो और एक एवरेज बेसिस पे मेरी कैलकुलेशन बताओ। तो क्या होगा, आप प्रॉपरली मुझे रिप्रेजेंट कर पाओगे, मेरी वैल्यूएशन ज़्यादा प्रॉपर हो पाएगी। लेकिन अगर आप 4 पैरामीटर लोगे तो किसके हिसाब से आंसर निकलेगा? इसलिए उन्होंने वेट्स दे रखे हैं कि 4 के हिसाब से हम ER निकालेंगे और फिर वेटेड एवरेज करेंगे। ये लॉजिक है। लिखा है व्हाट इज अ स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन वेट्स। तो ग्रॉस एनपीए, तो ग्रॉस एनपीए ये एक कॉस्ट आइटम है, दिस इज अ कॉस्ट आइटम गाइस। तो A/B नहीं होगा, यहाँ पे यू हैव P एंड R, दिस इज A एंड दिस इज B, कॉस्ट है ये, राइट? तो NPA लिया है, दैट इज अ कॉस्ट आइटम एंड दैट इज वाई द इक्वेशन इज P/R एंड नॉट R/P। आई मीन टू से A/B लिया है ना कि B/A लिया है। ओके एक तो कंपनी खराब है, उसके लिए मैं आपको ज़्यादा शेयर्स दूँ, ये तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस नहीं लगाने वाली बात हो गई। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज रेवेन्यू आइटम, तो आप देखो R/P आया है और B/A आया है, ये 0.25 आया, डेटा दिया हुआ है सब में, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं यहाँ पे लगाया। मार्केट प्राइस दिया हुआ है 8 और 128.0625 ये आया। यहाँ पे वर्किंग नोट मैंने लिया है क्योंकि मुझे बुक वैल्यू के हिसाब से भी लेना था। ओके तो बुक वैल्यू का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बुक वैल्यू की ये प्रॉब्लम थी कि पहले मैं टोटल बुक वैल्यू निकालूंगी। ओके तो टोटल बुक वैल्यू कितनी आएगी, आप ध्यान दो यहाँ पे। तो टोटल बुक वैल्यू आएगी 140 + 70, 140 + 70 पेड अप प्लस रिजर्व्स। ओके तो 140 + 70 आया, तो ये टोटल बुक वैल्यू हो गई। और टोटल बुक वैल्यू को मैंने डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर से, वो कैसे आया, तो 140 लाख, कहाँ गया 140, ये वाला 140 रुपीज़ 140 लाख हुआ ना ये, तो रुपीज़ 140 लाख को मैंने 10 रुपये का फेस वैल्यू अज्यूम किया है, दिया हुआ नहीं ये सब में, मैंने अज्यूम किया है। तो व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट इट्स क्वाइट सिंपल कि मुझे चाहिए बुक वैल्यू पर शेयर दोनों का, और वो दिया हुआ नहीं है। तो मैंने क्या किया, बैलेंस शीट से दो चीज़ कैलकुलेट करी। नंबर 1 टोटल बुक वैल्यू, तो 140 + 70 इज़ द टोटल बुक वैल्यू ऑफ द आर कंपनी, राइट? अब बुक वैल्यू पर शेयर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे नंबर ऑफ शेयर्स भी चाहिए, तो मैंने उसका पेड अप कैपिटल को 10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे जनरल 10 रुपये फेस वैल्यू होता है, तो वो मैंने ले लिया यहाँ पे। लुक एट दैट, ये 14 लाख जो कि मैंने यहाँ पे लगाया, तो बुक वैल्यू आई 15, जो कि हमने लगाएंगे अगर आगे जा करके। ओके सिमिलरली हमने कैलकुलेट किया पी के लिए भी सेम कैलकुलेशन, और ये 15 लिया हमने ऊपर और 120 लिया नीचे, एंड वी कैलकुलेटेड एंड पुट देम इनटू प्रॉपर वेट्स एज एलोकेटेड। तो ये आया 0.125। इसका ये मतलब हुआ कंपनी P विल इशू 0.125 शेयर ऑफ इट्स ओन फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ R। ये मुश्किल नहीं है गाइस, आप लिख के लेकिन ये सम करो। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस सम अगेन इन द पेपर एनी टाइम। ओके अब इस सम में दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय P टू बैंक R। 14 लाख शेयर्स हैं, वो अपन ऊपर निकाले हैं, तो 14 लाख शेयर्स आर NB एंड ER इज दिस, तो 1.7 लाख शेयर्स P को इशू करना पड़ेगा R के लिए। ओके ये निकाला हमने। अब समय क्या बोला, कंबाइंड बैलेंस शीट ऑफ P एंड R। तो गाइस क्या होगा, आपको बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी साथ में मेरे। तो बैलेंस शीट अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो P के बैलेंस शीट में 500 लाख का पेडअप है और इसके पेडअप है 140 का। ओके तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि 14 लाख शेयर्स किसके, टारगेट के NB इंटू 0.125 में करती हूँ तो 1.75 लाख शेयर्स आए। ओके अब 1.75 लाख शेयर्स मतलब 1.75 लाख शेयर्स P को R को देना है, और फेस वैल्यू दोनों की कितनी चल रही है, 10 रुपया। तो 1.75 इंटू 10 आप करोगे तो आता है रुपीज़ 17.5 लाख का पेडअप। ओके मतलब मर्जर होने के बाद, ध्यान देना, मर्जर होने के बाद R का पेडअप P के बैलेंस शीट में दिखना चाहिए 17.5, लेकिन आप देखो सम में इनका पेडअप है 140, तो 140 माइनस 17.5
के जितना कैपिटल रिलीज होगा और उसको अलग हेडिंग में रखा जाएगा, उसको बोला जाएगा कैपिटल रिजर्व। फिर से बोल रही हूँ, इनके पेडअप जो टारगेट है उसके पास 140 लाख का पेडअप है। ओके, जब ये कंपनी अक्वायरर के साथ मर्ज कर जाएगा तो अक्वायरर इनको 1.75 लाख शेयर्स देने वाले हैं एट अ फेस वैल्यू ऑफ 10। मतलब आर का पेडअप पी के बैलेंस शीट में कितने वर्थ का होना चाहिए? सिर्फ 17.5, और इनके पास ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड है अमाउंट कितना? 140 लाख। तो 140 लाख माइनस 17.5 लाख के जितना जो अमाउंट है वो रिलीज होगा और उसका अलग हेडिंग और उसको रिजर्व्स में डालना पड़ेगा। वही कैलकुलेशन मैं दिखा रही थी यहाँ पे। जस्ट लुक एट हियर, कंबाइंड पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? जस्ट लुक एट हियर। सो 500 लाख किसका है? रुपीज 500 लाख है अक्वायरर का, मतलब पी का, और 1.75 इंटू 10 होना चाहिए आर का। तो कितना टोटल चाहिए? 517.5। तो अक्वायरर का तो कम करना ही नहीं है, लिखा है मैंने। सो आफ्टर एक्विजिशन पेड अप कैपिटल इंक्रीजेस बाय 17.5 lakhs बिकॉज ऑफ आर शेयर, बट द बैलेंस शीट ऑफ आर बिफोर मर्जर इज 140 lakhs only, and that is why 17.5 lakhs is transferred to paid up capital. सो रिजर्व्स एंड सरप्लस हो जाएगा 5500, और कैपिटल रिजर्व्स जो कि अमाउंट रिलीज होने वाला है वो है 140 माइनस 17.5 प्लस 70 192.5। लुक एट हियर। तो ये हो गया पेड अप किसका? 500 लाख पी का और 17.5 आर का। रिजर्व्स मैंने क्या किया है कि मैंने कैपिटल रिजर्व का एक अलग से बैलेंस शीट में एक अकाउंट ही ले लिया मैंने। ये वो वाला अमाउंट है, ये कौन, इसमें किसके अंदर क्या आएगा गाइस पता है आपको? इसके अंदर आएगा 140 माइनस 17.5 जो अमाउंट रिलीज हुआ प्लस 70 लाख के जितना, प्लस 70 लाख के जितना जो रिजर्व है टारगेट का, वो पूरा का पूरा एक जगह दिया है। दोनों के डिपॉजिट्स एडेड है, दोनों की लाइबिलिटीज एडेड है, सब कुछ एडेड है, और ये बैलेंस शीट बन गई आपकी। हाँ, that means this 5500 lakhs is the reserves of only the acquirer, और 192.5 में the reserves of 70 लाख of target and basically the released amount, ये दोनों ऐड किए हुए। सब में डी पार्ट में इन्होंने पूछा है कैलकुलेट CAR and gross NPA percentage of bank P after merger. This is important point here. Now capital adequacy ratio, तो टोटल कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। ये गाइस बेसिल नॉर्म्स के हिसाब से है, मैं एक्सप्लेन ज़्यादा डिटेल में नहीं करना चाहूँगी, आपको फॉर्मूला से चलना पड़ेगा। और GNPA विल बी ग्रॉस NPA बाय एडवांसेस। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अपने को क्या चाहिए? टोटल कैपिटल बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। तो मैंने क्या किया, बैंक आर का टोटल कैपिटल लिया है, दैट्स 140 प्लस 70, दैट यू ऑलरेडी नो। 500 प्लस 5500 ये मैंने लिया यहाँ पे बैंक पी का, ये भी ले लिया। तो बेसिकली अगर आप ऐड करोगे तो वो आएगा 6210 lakhs। ओके, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दिया हुआ है दोनों का 4% ईच। ओके, तो अगर 210 को आप 4% से डिवाइड करोगे तो आपको ये आएगा, और आप 6000 को 16 से डिवाइड करोगे तो आपको 37,500 आएगा। आप दोनों को ऐड करोगे ये, तो आप क्या करोगे? 6210, मतलब बेसिकली ये परसेंटेज दिया हुआ है, इसको यूज़ करके हमने ये और ये निकाला, टोटल कर दिया, एंड देन टोटल कैपिटल डिवाइड बाय टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स निकाला तो 14.53% आया। इट्स वेरी वेरी सिंपल, लेकिन लिख के प्रैक्टिस करो आप। सिमिलरली GNPA परसेंटेज दिया हुआ है दोनों का, दोनों के एडवांसेस भी दिए हुए हैं। आपको मैंने ऊपर ही दिखाया था कि क्या इक्वेशन है, ग्रॉस NPA डिवाइड बाय एडवांसेस, मतलब कितना पैसा नहीं आया और कितना पैसा दिया था, तो दोनों का इंडिविजुअली दिया हुआ है। आप 3500 में 40% मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा वो पैसा, हमने सपोज लोन 1 रुपया का दिया था तो उसका 40% मेरे को वापस आया ही नहीं, तो मैंने दोनों का निकाला, इसको और इसको ऐड करूँगी तो टोटल एडवांसेस आएगा, इसको और इसको ऐड करूँगी तो टोटल NPA आएगा। टोटल NPA डिवाइड बाय टोटल एडवांसेस विल गिव यू the percentage. This is all about this question. Just write it down because merger is all about only writing and writing. वो आपके जो formulas हैं standard, MPS by B, MPS of B by MPS of A, EPS of B by EPS of A and so on, ये आपका standard है, parameters change करेंगे, सब कुछ होगा, lots and lots of sums in the practice manual. Please go ahead and do them. So I think you will be sorted completely, but you write and practice only. Don't read the sums the way I have read. I am under
अ सिचुएशन वेयर आई कैन नॉट राइट, अगर मैं लिखती तो मैं 4 या 5 हम डिस्कस नहीं कर पाती, मुझे 1 या 2 में बंद करना पड़ता, दैट इज़ द ओनली लॉजिक। अदरवाइज मैं रेगुलर में या जो 80 आवर्स का फास्ट ट्रैक होता है उसके अंदर मैं हर सम में लिख के कराती हूँ, बिना लिखे पॉसिबल ही नहीं है। बट द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच इज समथिंग एल्स, वी आर एक्चुअली रिवाइजिंग। आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव ऑलरेडी रिटन एंड प्रैक्टिस्ड, अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ करो आप। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर।